Good morning to all the students. We will continue our chapter 2 of economics, people as resource of 9th class. In our previous video, we discussed about the type of economic activities, and also we started a topic that was quality of population, in which we discussed about education, the formation of Navodaya Vidyalaya that would basically focus to enroll more and more students. Now moving on to the next topic is Sarv Shiksha Abhiyan. Okay? Sarv Shiksha Abhiyan was a very significant step towards providing elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 years. ये compulsory education provide करता है 6 to 14 years के age group के लिए. It was launched around 2001 and इसका main motive was to enroll more and more students between the age group of 6 to 14 years till 2010. ये एक इनिशिएटिव लिया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. अब हमने देखा है, आपने देखा होगा जो चाइल्ड लेबर है वो बहुत कॉमन है. चाइल्ड लेबर में क्या होता है, जितने भी छोटे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको टी स्टॉल में, फैक्ट्रीज में, हजार्डस फैक्ट्रीज में इनको एम्प्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि इनको गरीब फैमिली से होते हैं, थोड़ा घर में इनकम आ जाए, पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से ये अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे. तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि चाइल्ड लेबर के कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड दे वर वेरी हार्मफुल फॉर दिस एज. अगर आप कोई सपोज ये अगर क्रैकर मेकिंग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं था. साथ में जब ये एजुकेशन ही नहीं कर पाएंगे तो इनकी कैसे ग्रोथ हो जाएगी, कैसे ये बाहर जो हमारी इन्वायरमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था एसेट और लाइबिलिटी, तो ये तो लाइबिलिटी रह जाएंगे कंट्री के लिए. ठीक है, ये एसेट में कभी बदल ही नहीं पाएंगे अगर ये एजुकेशन नहीं लेंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से फोकस किया गया कि भाई 6 to 14 ईयर्स की कंपलसरी एजुकेशन दी जाए. तो इससे काफी बच्चे एनरोल भी हुए, लेकिन उतना इनको जो हमारी गवर्नमेंट है उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन लोगों के थ्रू नहीं मिल रहा था. तो इन्होंने एक और स्कीम लॉन्च करी जिसको बोला गया मिड डे मील स्कीम. That was implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutrition status. अब मैं इसका एक फंडा बताती हूँ आपको. What was the strategy? Basically, suppose एक गरीब बच्चा है, उसको उसके घर में कोई खाने पीने का इतना ज्यादा उसको मिल नहीं रहा है, घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अगर वो स्कूल में उसको एक स्कीम मिलती है कि मिड डे मील की एक मील उनको स्कूल में ही खाने को मिलेगा, तो सपोज जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए नहीं आए लेकिन खाने के लिए आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक स्कीम बनाई गई ताकि बच्चे रोज एक एनकरेज किया जाए बच्चों को, तो वो पढ़ने के लिए नहीं आएगा लेकिन वो खाने के लिए आ जाएगा. और जब स्कूल में बैठेगा तो कुछ तो उसके दिमाग में आएगा, कुछ तो वो समझेगा क्लास में बैठ के. तो दिस वाज बेसिकली अ स्ट्रेटजी दैट वाज used by the government of India so that more and more children will get attracted towards the school, और जब स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे. हमारा जो 10th प्लान है वो टोटली डील करता है इंक्रीज इन द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 6 to 9% बाय द एंड, मतलब जो हमारे इंक्रीज हो गए हैं वो उससे पहले 6% थे, अगर तो अब 3% और इंक्रीज हो गए हैं. जो हमारे 10th प्लान में है उनके जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने अडॉप्ट करी थी वो था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक इजीली एसेस हो जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है, और अलग अलग चीजों में जो करिकुलम है वो इजीली ऐसे अपॉइंट कर दिया जाए, जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अपॉइंट करा गया, ताकि लोग जो है, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इन फील्ड में जाएंगे तो एक गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आएगा. अगर आईटी में जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे. तो दिस वाज द मेन फोकस कि आईटी इंस्टीट्यूशन को बनाया और आईटी इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए. साथ ही साथ डिस्टेंस एजुकेशन पे भी फोकस किया गया. जो बच्चा अगर एजुकेशन, जैसे सपोज 12th पास करने के बाद जो बच्चा डायरेक्टली कॉलेज नहीं जा पा रहा है, उसको अपनी फैमिली नीड्स रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो जॉब करेगा, तो साथ ही साथ वो डिस्टेंस एजुकेशन से क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है. तो ये पूरा एक प्लान किया गया, टीचर्स को ऑल इनरोल किया गया स्कूल में, स्कूल्स की डेवलपमेंट हुई, कॉलेजेस को भी, यूनिवर्सिटीज को भी डेवलप किया गया. तो इससे क्या है, बेसिकली फोकस किया जा रहा है एजुकेशन पे. हम अपने किस पे फोकस कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस कर रहे हैं, ताकि एक आगे चल के हमको लाइबिलिटी नहीं मिले.
ये एसेट में चेंज हो जाए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ। अब हेल्थ कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप लोग बीमार रहते हैं, ठीक है, हम लोग सपोज कोई बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है पर वो सारा मतलब अगर हम टोटल एक महीने की बात कर रहे हैं तो वो 20 दिन बीमार रहता है, तो आई डोंट थिंक सो वो एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले पाएगा। ठीक है, चाहे वो ठीक है बाद में कवर अप कर दे, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो हेल्थ एंड एजुकेशन गोज हैंड इन हैंड, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसमें फोकस कर रही है, ठीक है, कि जो हमारा इंडिया का हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, वो भी इम्प्रूव करा जाए। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा लिटरेसी रेट आता है। लिटरेसी रेट होता है कि द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है, अबव 7 ईयर, अगर 7 ईयर के एज ग्रुप के ऊपर जो रीड और राइट कर सकता है तो वो हमारा लिटरेसी पॉपुलेशन होता है, लिटरेसी रेट होता है। यही हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की वजह से एक पर्सन अपनी पोटेंशियल और एबिलिटी को रियलाइज करता है, लेकिन अगर वो इल रहेगा तो वो प्रॉपरली अपना 100% कभी नहीं दे पाएगा। एंड अनहेल्दी पर्सन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके एजुकेशन का करेंगे क्या, जो वो कहीं खड़ा होकर जा ही नहीं सकता है कुछ। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर फोकस करती है, तभी इसमें हम मिड डे मील का भी ला सकते हैं कि भाई न्यूट्रिशन लेवल बच्चों का मेंटेन रहे, इसलिए मिड डे मील को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है दैट टू एम्स इन इम्प्रूविंग द accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services with a special focus on the underprivileged section of the पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल पॉलिसी है वो भी टोटल फोकस करता है कि भाई हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर वाली जितनी भी चीजें वो लोग दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसा किया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री में इलाज करता है या कम रेट में इलाज करता है। फिर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे आ रहे हैं, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जो MBBS हम बोलते हैं, अलग अलग टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं ताकि जो ऑपरेशन है वेल इनहांस ऑपरेशन इक्विपमेंट लाए जा रहे हैं, ताकि जो ऑपरेशन वगैरह है वो इंडिया में ही हो सकते हैं। कुछ लोग बाहर कंट्रीज में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको सोर्सेज नहीं मिलते हैं ढंग से। तो हर चीज पे फोकस किया जा रहा है ताकि एक प्रॉपर हेल्थ स्टेटस इंडिया का मेंटेन हो सके। So the next topic is infant mortality rate. So what is infant mortality rate? Basically the number of deaths of the infant under the age group of 1 year, मतलब less than 1 year in a particular year per 1000 live birth। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने इन्फेंट मर गए हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है। अगर हम इंडिया का कैलकुलेशन करें तो 2019 में 30.924 डेथ्स हुई है बच्चों की। अगर हम 1000 लाइव बर्थ से कंपेयर करते हैं तो वही अगर हम 2020 को कंपेयर करके देखते हैं तो 3.48% का डिक्लाइन हुआ है। तो जो इन्फेंट्स की डेथ हुई है पर 1000 लाइव बर्थ वो है 29.848। अब इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक कंट्री का हेल्थ स्टेटस ये सब चीजें भी बताती है। ठीक है, अगर हम उसके हॉस्पिटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ की फैसिलिटीज को भी कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कंट्री में डेथ रेट्स कितनी है, बर्थ रेट्स कितने हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, फीमेल फीटिसाइड्स कितना हो रहा है, ये सब हमको एक उसका कंसीडर करना पड़ेगा। जितना ये कम हो, जितने डेथ रेट कम होगी उतना कंट्री का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इंप्रूव करेगी जब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ओके, सब लोग एम्प्लॉयड होंगे, सब लोग अर्न करने होंगे, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वो डिफरेंट बेसिकली हर चीज में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, बच्चे एजुकेशन भी गेन करेंगे, फिर जॉब्स में भी जाएंगे, तो एक काइंड ऑफ सोसाइटी फ्लरिश करेगी। जब सोसाइटी फ्लरिश करेगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री भी फ्लरिश करेगी। ठीक है, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट गेट दी जॉब्स। तो अर्बन एरियाज में हम एक अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं और रूरल एरियाज में अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अर्बन एरिया में क्या है, लोग एजुकेटेड हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। हम देखें
जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि भाई अगर मैं एमसीए हूँ और बीसीए हूँ, एक पर्सन मेरे साथ है वो बीसीए उसने किया हुआ है, ठीक है, बैचलर्स किया हुआ है, तो एक जॉब जॉब ओपनिंग हुई, उसमें मैं गई, तो मैं एमसीए हूँ तो मैंने 50,000 डिमांड करी एज अ सैलरी। वही बीसीए वो सेम, जिसने बीसीए किया है वो सेम काम 30,000 में करने के लिए तैयार है। तो डू यू थिंक कि कंपनी मुझे हायर करेगी? ऑब्वियसली वो कम पैसे में जो काम कर रहा है उसको हायर करेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में ये सारी होती है, पीपल आर विलिंग टू वर्क, लोगों के पास क्वालिफिकेशन भी है लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही है ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन रूरल एरियाज में कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। रूरल एरियाज में आप लोग दो मेन टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, एक है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे? हमको ऐसे लगता है द पीपल आर विजिबल एज इफ दे आर वर्किंग, दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, ठीक है। द पीपल, हमको ऐसे दिखेगा कि ये एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है बेसिकली। तो व्हाट इज disguised unemployment? It is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but actually वो unemployed होते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक फार्म है, एक छोटा लैंड है जिसमें पूरी फैमिली एक फार्मर की एम्प्लॉयड है, 6 मेंबर्स है फैमिली के, 6 मेंबर उस फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 मेंबर्स की है। तो लगेगा भाई 6 लोग एम्प्लॉयड हैं उस फील्ड में, यही 3 लोग अगर फील्ड से चले जाएंगे और दूसरा कोई काम कर लेंगे तो भी फील्ड संभाली जाएगी। तो हमें क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जब लोग एक पर्टिकुलर जॉब को कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो एक्चुअली में है अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो जो काम है वो कम लोग भी उस फील्ड में कर सकते हैं। तो दैट ये बहुत ज्यादा कॉमन है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको रूरल एरिया में बहुत दिखेगा। एट द सेम टाइम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही जॉब्स मिलती है। जैसे अगर हार्वेस्टिंग हो रहा है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेबर्स को बुलाया जाएगा, वहीं पे अगर सीड्स को सो करने का टाइम पीरियड है तो उस टाइम पे लोगों को एम्प्लॉय कर दिया जाएगा, बाकी टाइम लोग क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। और उस टाइम पे जो लेबर की डिमांड है, जो हम पर्टिकुलर सीजन की बात कर रहे हैं उसमें लेबर की डिमांड भी ज्यादा होती है, और बाकी टाइम पे लेबर की डिमांड क्या होगी, नहीं होगी। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ये काफी चीजें मैटर करती है कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो एजुकेशन में, हेल्थ में और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट में प्रॉपरली इन सबको फेस करें और अच्छे से डेवलपमेंट हो।